आज सबसे पहले भारतीय सेना से जुड़े 3 शुभ समाचार। ब्रह्मोस मिसाइल, नए S-400 डिफेंस सिस्टम और 20,000 करोड़ के अटैक ड्रोन ने पाकिस्तान की फिक्र कई गुना बढ़ा दी। फिर दिल्ली की फिक्र होगी, जहां होटल में 21 लोगों के जिंदा जल जाने के बाद गिरफ्तार मालिक लवकेश का दिल्ली में सब चलता है वाला बेशर्म बयान कई सवालों को जन्म देता है। असल में ये सवाल पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी की बात, देश के आर्थिक हालात पर उन्होंने कई दावे किए हैं, जिसमें एक दावा यह भी है कि मोदी सरकार देश में इमरजेंसी लगा सकती है। उनके इस बयान पर बीजेपी फायर हो गई है और उन्हें लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताया। और आपको आज टीएमसी में बगावत की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। दिल्ली के बंग भवन में सीएम शुभेंदु ने टीएमसी के किस लीडर से मुलाकात की थी, जिसके बाद दीदी के खिलाफ पार्टी में बगावत की शुरुआत हो गई। और अंत में बात अमेरिका की होगी, जिसने कहा है कि ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ओवर हो चुका है। तो क्या सच में ऑपरेशन ओवर हो चुका है या ट्रंप का यह सरेंडर हुआ है? इस युद्ध में अमेरिका को वह भारी नुकसान वाली फाइल भी खोलेंगे, लेकिन पहले चर्चा भारत की रक्षा शक्ति की। 3 ऐसी खबरें हैं जिसे आप भारतीय सेना की तरफ से शुभ समाचार भी कह सकते हैं। 3 ऐसे अचूक हथियार जिनसे भारतीय सेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। भविष्य में फिर कभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान पर जमीन, आसमान और समंदर से और ज्यादा घातक प्रहार की तैयारी रहेगी। तो आपको इन तीनों हथियारों का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं। पहला है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि भारतीय नौसेना ने 8 एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन युद्ध पोत की डिमांड की है। भारत सरकार जल्द ही इस डिमांड को पूरा कर सकती है। ऐसा हुआ तो इन 8 युद्ध पोतों में 8 एक्सटेंडेड रेंज की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें लगाई जाएंगी। दूसरा है रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी। यह समझौता अक्टूबर 2018 में हुआ था। उसके बाद मॉस्को की ओर से 3 बैटरीज डिलीवर हुई थीं, 2 बाकी बची थीं। इनमें से अब चौथा डिफेंस सिस्टम भी भारत आ चुका है। और तीसरा हथियार है ड्रोन। किसी भी युद्ध में ड्रोन एक महत्वपूर्ण वेपन बनता जा रहा है, इसीलिए भारत सरकार जल्द ही 20,000 करोड़ के ड्रोन खरीद को मंजूरी दे सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन से जुड़े इन डेवलपमेंट्स को आप भारत की सुरक्षा का त्रिकोण भी कह सकते हैं। पहले बात S-400 की। रूस का S-400 एयर डिफेंस भारत में सुदर्शन चक्र वाली नई रणनीति का सबसे बड़ा योद्धा है। 2018 में हुई डील के मुताबिक रूस भारत को अब तक 5 में से 3 बैटरीज की डिलीवरी कर चुका है, जबकि नई खबर यह है कि इसका चौथा स्क्वाड्रन भी आ चुका है। यह हथियार समुद्र के रास्ते जहाज से भारत लाया गया है। जल्द ही से भारतीय वायुसेना के तय ऑपरेशनल एरिया में तैनात कर दिया जाएगा। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इसकी तैनाती पश्चिमी सीमा पर हो सकती है। पश्चिमी सीमा पर तैनाती का मतलब यह है कि पाकिस्तान की धड़कनें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वहां डिप्लॉयमेंट का मतलब यही होगा कि सीमा पार से मुनीर फौज ने कोई गुस्ताखी की तो उस हवाई हिमाकत का इस चौथे S-400 से तुरंत जवाब दिया जा सकेगा। एक और बात, यह नया S-400 सिस्टम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिसीजन सपोर्ट क्षमता से लैस है। सेना के टॉप सोर्सेज से पता चला है कि यह AI तकनीक इसके ऑपरेटरों को हवाई खतरों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टारगेट करने में मदद करेगी। हालांकि मिसाइल लॉन्च करने का अंतिम फैसला पूरी तरह से इंसानी ऑपरेटर्स के हाथ में ही रहेगा। यह सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। भारत ने रूस से 5 S-400 सिस्टम की डील करीब 40,000 करोड़ रुपए में की थी, जिनमें से 2 की डिलीवरी बाकी थी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें देरी हो रही थी, लेकिन यह प्रक्रिया फिर से तेज हुई है और खबर यह भी है कि 5वें की डिलीवरी भी इस साल के अंत तक हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात आपको यह भी बता दें कि रशिया की तरफ से ऐसी खबरें हैं कई सोर्सेस के मुताबिक कि रशिया चाहता है जिस तरह भारत और रशिया मिलकर ब्रह्मोस खुद बनाते हैं, उसी तरह भारत और रशिया मिलकर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी खुद बनाए। कैसे? खैर, वैसे ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का पराक्रम पाकिस्तान को अच्छे से याद हो। तब इसी S-400 से पाकिस्तानी वायुसेना के एक बेहद महत्वपूर्ण सर्विलांस विमान को हवा में 314 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी पर मार गिराया गया था। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल द्वारा दर्ज किया गया सबसे लंबी दूरी का किल था।
इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने रूस से ऐसी ही 5 और अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी भी दे दी। अब बात ब्रह्मोस की। ये भारत और रूस दोनों के साझा प्रयासों से तैयार की गई सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड आवाज से लगभग 3 गुना अधिक है और इस कारण दुश्मन के रेडार भी इसे नहीं पकड़ पाते। मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर से शुरू होकर 450 किलोमीटर तक और इसकी बढ़ती हुई एडवांस रेंज करीब 800 किलोमीटर तक मारी जा रही है और यह आसमान में अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है। सबसे बड़ी बात, इसे जमीन, समंदर और आसमान तीनों से लॉन्च किया जा सकता है और अब यही ब्रह्मोस नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। पहले इस खबर का डिटेल, क्योंकि इस खबर में भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को नई धार देने का ब्रह्मोस वाला प्रयास है। असल में इंडियन नेवी ने सरकार से नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट यानी एडवांस युद्धपोत की डिमांड की है। यह प्रोजेक्ट करीब 40,000 करोड़ रुपए का है, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मंजूरी इस वर्ष मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 8 एडवांस नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट युद्धपोत चाहती है। खबरें हैं कि ये सभी युद्धपोत भारतीय कंपनियां ही बनाएंगी। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड लिथैलिटी कॉन्सेप्ट पर विकसित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये नए युद्धपोत आकार में भले ही छोटे होंगे, लेकिन दुश्मन पर जबरदस्त हमला करने की क्षमता होगी। करीब 3,500 टन वजनी ये कॉर्वेट समुद्र में 32 नॉट्स तक की अधिकतम गति से चल सकेंगे और एक बार सारी जरूरी रसदों को से लोड होने के बाद ये 30 दिनों तक समुद्र में तैनात रह पाएंगे। इन युद्धपोतों की सबसे बड़ी ताकत ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी। हर एक कॉर्वेट में 8 एक्सटेंडेड रेंज की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात होंगी। यहां पर एक्सटेंडेड रेंज का मतलब है अधिकतम दूरी तक सटीक प्रहार करना और दुश्मन का खात्मा सुनिश्चित करना। लेकिन सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, इन नए युद्धपोतों में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी होंगे। 16 से 32 वर्टिकल लॉन्ग लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें भी लैस होंगी। AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो मिसाइलों और दुश्मन के लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में सक्षम होगा। और यह युद्धपोत कई तरह के एडवांस सोनार से लैस होने के बाद दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए भी बेहद घातक होंगे। कहा जा रहा है कि 2032 तक इस तरह के पहले युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल करने की भी उम्मीद है। पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस भी मिसाइल किसी बुरे सपने से कम नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने भी अपना पराक्रम दिखाया था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त किए थे। रहीम यार खान बेस इस कदर डैमेज हुआ था कि कहा जा रहा है कि वो आज भी ऑपरेशन नहीं हो पाया। अब आते हैं भारत की ड्रोन शक्ति पर, लेकिन पहले एक ऐसा वीडियो देखिए जो आज के दौर में ड्रोन शक्ति की अहमियत का प्रमाण है। यह वीडियो कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले का है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक ईरानी ड्रोन सीधा एयरपोर्ट के टर्मिनल से जा टकरा है। एक बड़ा धमाका हुआ और वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। ईरान के इस ड्रोन को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं रोक पाया। इस हमले के बाद फिर यह सवाल उठने लगे कि क्या अब ड्रोन वॉर ही युद्ध का नतीजा तय करेंगे? क्या आज के दौर में ड्रोन शक्ति के बिना कोई भी सुपर पावर अधूरी है? क्योंकि पिछले 4 वर्षों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका ईरान वॉर को देखें तो यह बात सही साबित हो रही है। ऐसे में अब भारत भी ड्रोन पावर का हब बनने जा रहा है। जल्द ही एक ऐसी ड्रोन डील होने वाली है जिसे सुनकर दुश्मनों की धड़कनें बढ़ सकती हैं। यह रिपोर्ट देखें आप। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन समझौता माना जा रहा है। दावा है कि ये डील मेक इन इंडिया के तहत होगी, यानी ज्यादातर स्वदेशी कंपनियों से ड्रोन खरीदे जाएंगे। यानी सब कुछ तेजी से हो सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक डील के तहत ड्रोन खरीदने की योजना है। अनुमान है कि अगले 2 वर्ष में ड्रोन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आने वाली लड़ाई एक एट्रिशन वॉर होगी। इसका मतलब कि आप फिजिकली बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं करेंगे, आप एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से लड़ाई लड़ेंगे, तो उसके लिए आपको ड्रोन्स और मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको सैचुरेशन अटैक्स अपने करने पड़ेंगे ड्रोन्स में। इसका मतलब कि आपके पास इतने ड्रोन्स होने चाहिए कि जो एक अटैक में आप 100 से ज़्यादा ड्रोन्स लॉन्च कर सके। 382 इन्फेंट्री बटालियन हर एक के अंदर कम से कम एक ड्रोन प्लाटून होना चाहिए। एम तो यहाँ तक है कि हर सिपाही के पास एक ड्रोन होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल भारत में 600 से ज्यादा कंपनियां ड्रोन और उसके पुर्जों का निर्माण कर रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं। बड़े रक्षा समूहों के साथ साथ कई स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में तेजी से उभर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखा जाए तो आधुनिक युद्ध में ड्रोन फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभाते हैं।
ये खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी करने से लेकर रसद आपूर्ति और हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं। यानी ये ड्रोन डील किसी भी युद्ध में गेम चेंजर बन सकती है। अब आपको दिल्ली के उस सिस्टम की, उस बीमारी के बारे में बताते हैं जिसका नाम है दिल्ली में सब चलता है। बुधवार को मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद अब जो कहानियां सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की गिरफ्त में होटल के मालिक लवकेश बजाज ने जो कुछ बताया है उसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और यह भी समझ आएगा कि सब चलता है वाली सोच ने कैसे दिल्ली में 21 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया है कि उसने 3 साल पहले यह प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन तब इस बिल्डिंग में कोई होटल नहीं था बल्कि खादी की एक दुकान थी। उस वक्त इमारत की हालत बहुत जर्जर थी, लेकिन लवकेश ने इसकी मरम्मत कराई, एक होटल बनाने की योजना बनाई और दावा है कि उसने यह सारा काम जय मिश्रा नाम के आदमी को सौंप दिया था और उसे होटल का मैनेजर बना दिया था। जय के नाम पर बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत 6 कमरे बनाने का लाइसेंस लिया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार लवकेश ने पुलिस को बताया है कि उसके किसी करीबी ने सलाह दी थी कि होटल के कमरे बढ़ा लो, दिल्ली में सब चलता है। और इसी के बाद सिर्फ 6 कमरों की परमिशन होने के बावजूद 25 कमरे बना दिए गए। लवकेश बजाज ने यह भी बताया कि जिस वक्त होटल में आग लगी वो घटना वाली जगह पर ही मौजूद था, लेकिन बाद में वो वहां से भाग गया और इधर उधर घूमता रहा। सवाल है कि सब चलता है वाले जिस सिस्टम ने 21 लोगों की जान ली, क्या उसके लिए सिर्फ जय और लवकेश जैसे लोग जिम्मेदार हैं? इसका जवाब नहीं है। सोचिए, जब 6 कमरों की जगह 25 कमरे बनाए जा रहे थे, निर्माण कार्य चल रहा था, तो क्या इसकी खबर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को नहीं हुई होगी? लेकिन सच यह है कि पैसा बोलता है तो सिस्टम की जुबान बंद हो जाती है। 21 लोगों की मौत के बाद अब यह सिस्टम चुस्ती फुर्ती के साथ मैदान में उतर चुका है। बाकी होटलों की जांच चल रही है। दावा है मालवीय नगर के इलाके में अभी कई और होटल हैं जो ऐसी आग में जल सकते हैं। आज की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ वहां के आसपास बने बेड एंड ब्रेकफास्ट जितने भी गेस्ट हाउस थे उनके बाहर ताला नज़र आ रहा है। इस वक्त हम एक गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गेट के बाहर ताला आपको नज़र आएगा। ये गेस्ट हाउस लवकेश कुमार का बताया जा रहा है और आप इसके अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ भी बेसमेंट नज़र आएगा और बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी काफ़ी तादाद में कमरे बने हुए हैं, यानी कि 5 से 6 रूम जो हैं वो बने हुए हैं। What I can say is like, you know, all conditions were not there in case of this kind of fire. There was no exit and all, so मेरे हिसाब से जो जिस तरीके से होटल चल रहे हैं नॉन कंप्लाइंट ही लगते हैं, बट इसमें अभी मेरा कहना तो बहुत जल्दी होगा और आई थिंक सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनको आना चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या देखा आपने, कैसे डिसाइड किया कि जान बचाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है, लेट हो रही है और कुछ भी हो रहा है, हमें कैसे इनिशिएटिव करना है? ये आइडिया कैसे आया और कैसे कैसे आपने काम शुरू किया? तो जी इसके लिए ये है ना कि हमें 8 बजे पता चला, हम 8:05 पे यहाँ आ गए। हाँ। और इस होटल से आपकी दुकान की दूरी बिल्कुल सामने वाली दुकान बिल्कुल सामने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसमें हमने गद्दे बिछा दिए, फिर ये सब लोग आ गए, इन्होंने इशारा करके हमने भी इशारा किया भाई इस पर कूद जाओ आप। तो 7 से 8 से 15 लगभग वो लोग आए जो मदद के लिए मांग रहे थे कि भाई मदद करो, तो हमने उनको इशारे दिया नीचे आ जाओ, तो लोग सब नीचे आके कूद गए गद्दों पे, उनकी जान बच गई। कितने लोग ऐसे, कितने लोगों की जान बचाई आपने? देखिए 15 के आसपास है, लगभग 15 लोगों की जान। इस हादसे के करीब 26 घंटे बाद आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात की। वैसे दिल्ली सचिवालय से साकेत पे बने मैक्स अस्पताल की दूरी तकरीबन 17 किलोमीटर है। शायद इसीलिए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 26 घंटे कैसे लग गए। यहाँ पर 7 लोग अभी वेंटिलेशन पर हैं, कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया हुआ है। टोटल 17 लोग यहाँ पर हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी सबकी प्रायोरिटी थी कि वो ठीक रहें अपने देश में जहाँ से वो आए हैं, केन्या से हैं, कैमरून से हैं, बांग्लादेश से हैं। कुल मिलाकर के अभी सारे पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे
मैं अभी कोई इसके बारे में कह नहीं सकता हूं, लेकिन पहले से कल की तुलना में सभी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है। और अब इस हादसे में मारे गए उन 8 लोगों के बारे में बताते हैं जो सिस्टम के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन इन 8 लोगों की कीमत आज कोई राधेश्याम अग्रवाल से पूछे, जिनका इस वक्त साकेत के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है और शायद उनको इस बारे में पता भी ना हो। उनके परिवार के जो 8 लोग उनको देखने के लिए आए थे, वो सब अब इस दुनिया में नहीं है। बीते रोज मालवीय नगर की इस भीषण आग ने एक ही परिवार के 8 लोगों की जान ले ली। गुरुग्राम में रहने वाले विवेक अग्रवाल अपने बुजुर्ग पिता का मैक्स अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उनके पिता को फेफड़ों की गंभीर बीमारी है। अस्पताल के नजदीक रुकने का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए विवेक अग्रवाल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ उसी होटल में रुकने आ गए जहां कल आग लगी थी। उस आग में एक पूरा परिवार जलकर खत्म हो गया। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि ये बात अस्पताल में भर्ती उनके बुजुर्ग पिता को शायद पता भी नहीं है, जिनके भरोसे वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिनके सहारे वो ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं, वो लोग अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। 6 मेंबर इनके, 2 बेटी और तर्जना और ये विवेक अग्रवाल और इनकी मदर और इनके पापा। अभी 3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी कि पापा बीमार हैं और हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये तो परिवार वहाँ उनको देखने के लिए, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो बचना मुश्किल था। आईसीयू में एडमिट थे। पैसे तो सीए थे वो और बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम लोग मतलब जो है मीटिंग भी रखते थे, डेली वो साइकिलिंग करते थे और अच्छे व्यवहार करते सारे। उनके बच्चे भी थे। हम लोग यहाँ घूमने निकलते थे पार्क में, तो मिलते थे। अच्छा वो मालवीय नगर अग्निकांड में राधेश्याम अग्रवाल की पत्नी हेमलता अग्रवाल, बेटा विवेक अग्रवाल और उनकी पत्नी, बहू, पोती और रिश्तेदार सब खत्म हो गए। सरकार ने दिल्ली में मारे गए लोगों के घर वालों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। राधेश्याम अग्रवाल के परिवार के 8 लोग इस हादसे में जिंदा जल गए, तो क्या सिस्टम इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो राधेश्याम अग्रवाल को मुआवजे की रकम देकर यह कह सके कि अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और उनके परिवार के सब लोग इसलिए मारे गए क्योंकि दिल्ली में सब चलता है। टीवी 9 के रिपोर्टर गुरुग्राम के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल के घर भी पहुंचे, जहां अब इन लोगों की मौत पर रोने वाला भी कोई अपना नहीं बचा। विवेक अग्रवाल जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 के 3169 में रहते हैं, इनका ये अपना मकान है। वो अपने पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ और अपनी मां के साथ होटल में रुके हुए थे, तभी ये अचानक घटना घटी है। मैं इस वक्त गुरुग्राम में उन्हीं के मकान के ठीक सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर विवेक अग्रवाल रहा करते थे, उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहती थी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त विवेक अग्रवाल आग में फंसे थे, उस वक्त उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया था और कहा था कि शायद वो नहीं बच पाएंगे। दिल्ली के अग्निकांड जैसा दर्द आज बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले वो परिवार भी झेल रहे हैं, जिन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल में लगी आग में अपनों को खो दिया। अब यहां भी निंदा, जांच और कड़ी कार्रवाई के वादे करके सब रफा दफा किया जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, लेकिन आरोप है कि जिस वक्त आग लगी, मरीजों को बचाने के लिए अस्पताल का कोई कर्मचारी तक मौजूद नहीं था। मरीजों के रिश्तेदार खुद स्ट्रेचर पर उन्हें लेकर भागते दिखे। हादसे के बाद अस्पताल के मालिक डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। जांच की बात की जा रही है। सवाल यही है कि यह सिस्टम पर हर हादसे के बाद ही क्यों जागता है। आग लगा हुआ है, पेशेंट है, पेशेंट नहीं आता, हमको क्या है? पेशेंट नहीं आता, पेशेंट का है, पेशेंट नहीं आता। तो बेड पर थे जो बाबू पूरे लग जड़ गया। अभी हमको न्याय चाहिए, इसमें हमको बॉडी चाहिए। फायर ऑडिट है, बाकी उसके हम लोग अभी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना अनुपालन है, क्या है, फिर डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, वो FIR होगा, उसको हम लोग देखेंगे। आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी। मुजफ्फरपुर के ICU में सर भीषण आग लगी है, लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लगी, तकरीबन 5 से 6 लोग जिंदगी गंवा गए। आज साधारण लोग हैं, ये मैटर नहीं करते हैं। ये तो बकौल में अगर कहूँ, कीड़े मकोड़े हैं। अब दिल्ली से चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां टीएमसी के 2 फूलों का जोड़ा तिनके की तरह बिखरने लगा है। 28 वर्ष पुरानी पार्टी पहली बार इतने बड़े संकट से गुजर रही है। कल विधायक दल के टुकड़े हुए, अब संसदीय दल का नंबर बताया जा रहा है। टीएमसी के अंदर हुई इस बगावत को ऑपरेशन क्राउन प्रिंस कहा जा रहा है। वो ऑपरेशन जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई। हमारे पास इस बगावत की पूरी टाइमलाइन है, पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले बंगाल से आई 2 ताजा तस्वीरें देखते हैं। एक दक्षिण कोलकाता के गरीफा की है तो दूसरी कूच बिहार की है। कूच बिहार में टीएमसी नेता शाहिदुल मियां पुलिस से बचने के लिए पलंग के नीचे छिपे थे। हाउसिंग स्कीम के लाभार्थियों से घूस लेने के मामले में उसकी तलाश चल रही थी और वो पलंग के नीचे छिपकर पुलिस को धोखा दे रहा था, लेकिन लोगों की मदद से वो पकड़ा गया। दूसरी तरफ गरीफा की, जहां टीएमसी पार्षद अरिजीत दास पर अंडे फेंके गए। अवैध वसूली के केस में पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने घेर लिया और अंडे फेंकने लगी। ये तस्वीरें बताती हैं कि हार के 1 महीने के अंदर टीएमसी नेताओं की क्या हालत हो गई, कैसे वो छिप छिप कर अपने दिन बिता रहे हैं। ये उस टीएमसी का हाल है जिसकी 1 महीने पहले तक बंगाल में तूती बोलती थी। वो पार्टी आज अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रही है। बागी विधायकों का दावा है कि टीएमसी की इस हालत की वजह अभिषेक बैनर्जी हैं। वो हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे और बड़े नेताओं का अपमान हो रहा था, इसीलिए पार्टी टूटी। लेकिन क्या ये सब एक दिन में हुआ या फिर बगावत की खिचड़ी पहले से पक रही थी? सूत्र बता रहे हैं कि इसकी नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन नतीजे आ रहे थे, यानी 4 मई। टीएमसी की टूट पर हमने फिक्र की टाइमलाइन वाली फाइल तैयार की है, लेकिन पहले आपको बयान सुन लेना चाहिए जो कि कोलकाता से दिल्ली तक वायरल है। हमने कुछ मॉडल नहीं किया है। अगर टीएमसी, हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहाँ पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलए जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। यही होना था, तृणमूल कांग्रेस का हाल यही होना था। सबको जानकारी मालूम होता, हम लोग को तो था ही जानकारी मालूम, जो हम लोग बहुत दिन से हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हम लोग जानते थे। ममता जी की पार्टी नहीं टूट रही है, ममता जी की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। वो लड़का हमारे साथ राज्यसभा में था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है पार्टी तोड़ने की, मैंने देखा है। उसके पीछे अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी, पैसे का खेल है। और जो विधायक टूट रहे हैं, जो आंकड़ा है, वो क्षमता तोड़ने की उस लड़के में नहीं है जो उनका नेता बन गया है। ये तृणमूल कांग्रेस का ही सिर्फ संकट नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का संकट है, जहां विपक्ष भी सत्ता पक्ष को अपने जैसा चाहिए। अब आपको टीएमसी में बगावत की टाइमलाइन दिखाते हैं, जहां 4 मई तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 4 मई को बीजेपी से करारी हार मिलने के बाद टीएमसी के भीतर हलचल शुरू हुई। कुछ विधायकों को लगा कि पार्टी में अभिषेक बैनर्जी की ही चलती है। 6 मई की एक बैठक में ममता बनर्जी ने कथित तौर पर विधायकों से अभिषेक बैनर्जी का खड़ा होकर अभिनंदन करने को कहा। 19 मई की बैठक में ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने फाल्टा में उम्मीदवारी वापस लेने वाले जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर सवाल उठाए। विधायक कृणाल घोष ने भी इसी तरह की चिंता जताई। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को बागी खेमे से अलग कर लिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली खेला शुरू हुआ 22 मई को। उस दिन ऋतव्रत बैनर्जी राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली गए थे। 22 मई को ही दिल्ली में दोपहर के भोजन के लिए वो बंग भवन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हो गई, जिसे इस बगावत का ट्रिगर पॉइंट कहा जा रहा है।
25 मई को रिद्वत बैनर्जी ने विधायकों के जाली हस्ताक्षर की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की, जिसके जरिए शोभन देव को नेता विपक्ष बनाया गया था। 27 मई को जाली हस्ताक्षर की सीआईडी जांच शुरू हो गई। 30 मई को अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर दौरे के दौरान भीड़ ने हमला कर दिया। उसके अगले ही दिन 31 मई को ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई तो सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। 3 जून तक पिक्चर क्लियर हो गई। 58 विधायकों ने विधानसभा में अपना अलग नेता चुना, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया और बागी खेमे की इस मुहिम को ऑपरेशन क्राउन प्रिंस का नाम मिल गया। कुल मिलाकर टीएमसी में हुई बगावत के पीछे दिल्ली में संयोगवश हुई उस मुलाकात को माना जा रहा है जिसमें एक तरफ शुभेंदु और दूसरी तरफ बागी गुट की अगुवाई कर रहे ऋतव्रत थे। विधायकों के बाद अब नजर सांसदों पर है। सवाल है कि क्या टीएमसी के सांसद भी टूटेंगे? हाल ही में ममता बनर्जी के धरने में पार्टी के केवल 4 सांसद पहुंचे थे। धरने में शामिल होने वाले सांसदों में राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, जबकि लोकसभा से कल्याण बनर्जी और माला रॉय शामिल थे। पार्टी के भीतर बागी विधायकों की नाराजगी के बीच सांसदों की सीमित मौजूदगी से राजनीतिक गलियारे में चर्चा बढ़ गई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अभी चुप है। मसला सिर्फ विधायकों या सांसदों तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों में टीएमसी नेताओं पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। इस्तीफे भी हो रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी के मामले में टीएमसी नेता तिलक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के गोगला क्षेत्र में टीएमसी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष गौतम घोष को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन पर चुनाव बाद हिंसा, लोगों को धमकाने और अवैध बालू कोयला सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप हैं। इसके अलावा पार्टी से जुड़े नेताओं परितोष दत्ता और राजीव बैनर्जी की भी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए भी अब एक्शन मोड में है। चुनाव से पहले भांगड़ में विधानसभा में हुए बम विस्फोट मामले में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के घर और ऑफिस पर छापेमारी की गई है। एनआईए ने दक्षिण 24 परगना के कई ठिकानों की तलाशी ली है। 19 मार्च को हुए देसी बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हुए थे। आरोप है कि घटना के समय वहां बम बनाए जा रहे थे। उधर विधाननगर निगम की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस्तीफा देने के साथ उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 20 सांसद बगावत के लिए तैयार हैं। वैसे जब कुर्सी जाती है तो कैसे कैसे कटाक्ष किए जाते हैं, कैसे अपने लोग परायों की तरह बात करने लगते हैं। राजनीति में जूनियर रहे नेता भी किस तरह जले पर नमक छिड़कते हैं, इसका एक उदाहरण हुमायूं कबीर ने पेश किया। कभी ममता के लेफ्टिनेंट रहे हुमायूं कबीर इस बार 2 सीटों से चुनाव जीत गए, लेकिन ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट भी नहीं बचा पाए। अब हुमायूं कबीर उन्हें रेजी नगर से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। यह भी भरोसा दे रहे हैं कि वो दीदी को जिताने में मदद करेंगे। मतलब जिनके नाम की बंगाल में आंधी हुआ करती थी, उन्हें हुमायूं कबीर जीत की गारंटी दे रहे हैं। आपको बता दें, हुमायूं रेजी नगर और नोरा सीट से चुनाव जीते। नियम के मुताबिक उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी और यही सीट वो ममता बनर्जी को ऑफर कर रहे हैं। क्या आप ममता बनर्जी से मिलेंगे, उनसे बात करके ये प्रस्ताव देंगे कि आप आइए रेजी नगर से लड़िए, हम आपको हेल्प करेंगे असेंबली में जाने के लिए? खुद मैं ही नहीं बोलूँगी, वो ममता जी को मेरा अच्छा से मेरा को दायित्व है, जो अच्छा नेत्री है, तो वो खुद मेरे को बुला के कोई इच्छा प्रकाश करेगी, कोई जाने के लिए बोलेगी तो मैं साथ साथ एग्री करूंगा। पार्टी में जारी उठापटक के बीच आज ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंची। उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना की। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर यह फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने परिवार की शांति और उन्नति की प्रार्थना की है, लोगों की खुशियों, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव की कामना की। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल के सुनामी वाले एक बयान ने राजनीतिक तूफान ला दिया है और चर्चा इमरजेंसी की शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कल देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने की चेतावनी दी और दावा किया कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। इस संकट से पैदा होने वाले जन दबाव को दबाने के लिए मोदी सरकार देश में इमरजेंसी लगा सकती है। राहुल के इस बयान पर राजनीति का तूफान आ गया। बीजेपी राहुल गांधी पर भर भर कर हमले कर रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने सही कहा है। मामला यह है कि राहुल गांधी कल आदिवासियों के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने 3 दावे किए। पहला बड़ा दावा यह था कि सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है, संस्थाएं विद्रोह कर रही हैं। उन्होंने न्यायपालिका और खुफिया व्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हें संदेश भेज रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बातों से संकेत देना चाह रहे थे कि सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका है। एक बार विस्तार से सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर इस खबर में रिएक्शन वाले पन्ने भी पलटेंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है,
भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। और ये अभी शुरुआत देखी आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। बीजेपी राहुल गांधी के बयान से काफी नाराज है। पार्टी कह रही है कि इमरजेंसी कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार को राहुल गांधी की बात समझनी चाहिए। उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं, ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं, राजशाही में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी समूची पार्टी जो है वो एक ही परिवार पर चल रहा है। राहुल गांधी जी को ये बता सको तो बता दो कि भाजपा है, भाजपा आपातकाल नहीं, सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे देश के सामने भयंकर संकट है और इस संकट के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिम्मेदार हैं। जब से भाजपा की 2014 से सरकार है, ये उनकी नीतियों के कारण आज देश के सामने संकट है। राहुल गांधी जी को विनती है, जब तक मोदी जी देश में है, प्रधानमंत्री है, हमारे संरक्षक है, तब तक राहुल गांधी को देश की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अपने परिवार की चिंता करे, पार्टी की चिंता करे। चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए। ये अलग बात है कि 5-5 जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते। तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, गिरावट ही होती जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी। एक तरफ राहुल गांधी अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए डीएमके से बुरी खबर आई है। दिल्ली में 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके शामिल नहीं होगी। पार्टी के मुताबिक कार्यकर्ताओं की भावनाओं के चलते फैसला लिया गया है, क्योंकि डीएमके के कार्यकर्ता मानते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने धोखा दिया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी यह गठबंधन दूसरे नंबर पर रहा और थलापति विजय का दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा। जिस वक्त विजय बहुमत से दूर नजर आ रहे थे, ठीक उस वक्त कांग्रेस ने विजय की टीवीके पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। बस यहीं से डीएमके और कांग्रेस के बीच का समीकरण बिगड़ गया। डीएमके से ही जुड़ा एक और अपडेट है। सूत्रों से खबर है कि लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने की डीएमके की मांग मान ली गई है। सरकार ने डीएमके की भावनाओं और मांग को लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दिया है, जो बैठने की व्यवस्था में बदलाव पर अंतिम निर्णय लेंगे। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय और स्पीकर की एक बैठक हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि डीएमके को लोकसभा में तीसरे ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां वर्तमान में टीएमसी बैठती है। प्रस्तावित फेरबदल के तहत पहली पंक्ति की सीट संख्या 354 जो फिलहाल अभिषेक बनर्जी को आवंटित है, वो डीएमके नेता टीआर बालू को दी जा सकती है। वहीं अभिषेक बनर्जी को दूसरे ब्लॉक में सीट दिए जाने की संभावना है, जहां वर्तमान में डीएमके बैठती है। अब राजनीति से अलग खबर की ओर बढ़ते हैं, जो नौकरी की आड़ में धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ा है। नासिक में टीसीएस के बाद एक और बड़ी आईटी कंपनी विप्रो में धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे लेकर एक पूर्व महिला कर्मचारी ने पुणे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। विप्रो की पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी के कुछ अधिकारियों और सहकर्मियों पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के गंभीर इल्जाम लगाए। इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेज दिया गया है। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने दावा किया है कि नौकरी के दौरान उस पर धर्म परिवर्तन और एक मुस्लिम व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। संबंध ना बनाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, क्योंकि उस कंपनी में बड़े पदों पर एक खास समुदाय के ऑफिसर थे।
पूर्व महिला कर्मचारी का आरोप है कि उसे यह लालच दिया गया कि धर्म परिवर्तन के बाद दुबई में प्रमोशन मिलेगा। उस कर्मचारी का यह भी दावा है कि इसे लेकर कंपनी प्रबंधन और एचआर विभाग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के बजाय उसे ही टारगेट किया गया। पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें 50 लाख के मुआवजे, नौकरी बहाली और कंपनी से लिखित माफी की मांग की गई। साथ ही अभियुक्तों पर एक्शन की भी मांग की गई। यह मामला हिंदू जन जागृति समिति द्वारा सामने लाया गया। हाँ, मेरे साथ अप्रैल के महीने से शाहीना रफीक नाम की एक लड़की जो मेरे साथ काम करती थी, मेरे अंडर काम करती थी, बार बार मुझे ये कहती थी कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लेंगी तो आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आपकी जो लाइफ बिखरी हुई है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए उसने मुझे रास्ता भी सुझाया था कि मैं सुपरवाइजर्स के साथ रहकर शारीरिक संबंध बनाकर दुबई चली जाऊं। उसके बाद वो मुझे अपने शेख समाज के साथ, जो कि कांटेक्ट में हैं, उनके साथ में मेरी शादी करवा के और अच्छी ज़िंदगी जिसमें मुझे पैसा, गाड़ी, सोना सब कुछ मिले, उसके लिए प्रलोभन देती थी। ये जो शाहीना रफीक है, उनके जो सभी मुस्लिम सहकारी है जो टीम में थे, जिन्होंने हैरेस किया है, उन सभी की जांच होनी चाहिए। इसका कनेक्शन पाकिस्तान तक है क्या, ये भी देखना चाहिए। अन्य पीड़ित लड़कियां हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। सब जांच होने के बाद पता चलेगा यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है। कि जो लेडी बॉस है, जो अभी बेंगलोर में रहती है, बेंगलोर से वो विप्रो कंपनी में काम देखती है, तो लेडी बॉस के खिलाफ उसने कंप्लेन किया है, तो उसका इंक्वायरी हम कर रहे हैं। कंपनी में जो पॉश एक्ट में जो उसने कुछ कंप्लेन किया है और कंपनी ने आज तक क्या एक्शन लिया है वो भी इंक्वायरी करेंगे। और उसका जो लेडी बॉस के खिलाफ ऑब्जेक्शन है वो बेंगलोर में है, तो उसको हमने इंक्वायरी के लिए इन्वाइट किया है। ऐसी अगर बात उनमें वो कंपनी में होती होंगी तो उन्होंने भी उस पर ख्याल रख के कार्रवाई करना चाहिए। इन आरोपों पर विप्रो की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। कंपनी ने कहा, विप्रो में कर्मचारियों का कल्याण, गरिमा और सम्मान सर्वोपरि है। हम किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, भेदभाव, उत्पीड़न या ऐसे कार्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। हम इस मामले में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने पुणे पुलिस को भी संबंधित दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करा दी है। चूंकि मामले की अभी जांच चल रही है, इसीलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कचरे की, उस कूड़े की जिसका निस्तांतरण के लिए, जिसे ठिकाने लगाने के लिए पूरी दुनिया परेशान है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेस्ट, यानी परमाणु कचरे की। यह कचरा दुनिया के हर न्यूक्लियर प्लांट से पैदा होता है। जब किसी न्यूक्लियर प्लांट में बिजली बनती है तो उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट बचता है। इस कचरे से हजारों वर्षों तक रेडिएशन फैल सकता है। इसीलिए इस न्यूक्लियर वेस्ट को सही तरीके से ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है। और अब इसी वेस्ट को जमीन की अनंत गहराइयों में दफनाने का प्लान फिनलैंड ने तैयार किया है। फिनलैंड की वादियों में हजारों टन न्यूक्लियर वेस्ट के लिए ऐसी कब्रें बनाई जा रही हैं जहां वो करीब 1 लाख साल तक दफन रहेगा। $433 मीटर जमीन के नीचे लोहे की मजबूत सुरंगों के अंदर अगले 1 लाख वर्षों के लिए दफन होगा 6,500 टन न्यूक्लियर वेस्ट। ये तस्वीरें फिनलैंड की ओंकालो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी की हैं। ये वही ठिकाना है जहां परमाणु कचरे को ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही है। इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को ठोस चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इसके अंदर लंबी सुरंगों का जाल है और ये जमीन के अंदर कई किलोमीटर में फैला एरिया है। इतनी गहराई में इस न्यूक्लियर डस्टबिन को बनाने के पीछे वैज्ञानिकों की एक खास सोच है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि न्यूक्लियर वेस्ट को इतनी गहराई में दफनाया जाए जहां भूकंप या बाढ़ का असर ना हो और किसी तरह के हमले से भी ये जगह प्रभावित ना हो। ऐसी कंडीशन में यहां दफन न्यूक्लियर वेस्ट लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। अब जरा इस न्यूक्लियर फैसिलिटी की खूबी भी देख लीजिए। ये जमीन से 433 मीटर नीचे यानी करीब 1400 फीट नीचे है। इतनी गहराई में घने जंगलों के नीचे करोड़ों साल पुरानी चट्टानों को काटकर सुरंगें बनाई गई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चट्टानें इतनी मजबूत हैं कि अगले 10 लाख वर्षों में भी इनमें कोई बड़ी दरार नहीं आएगी। इस पूरे सिस्टम को कई सेफ्टी लेयर के साथ तैयार किया गया है। इसे एक जेल की तरह बनाया गया है जहां एक बार न्यूक्लियर वेस्ट कैद हो गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा।
इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में इतने डस्टबिन बनाए गए हैं कि उनमें करीब 6,500 टन न्यूक्लियर वेस्ट रखा जा सकता है। प्लान यह है कि मंजूरी मिलने के बाद अगले 100 वर्षों तक यहाँ धीरे धीरे न्यूक्लियर वेस्ट जमा किया जाएगा। 100 साल बाद जब यह स्टोरेज पूरी तरह भर जाएगा तो इसे हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। उसके बाद लगभग 1 लाख साल तक इस जगह को छूने की या यहाँ खुदाई की इजाजत किसी को नहीं होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने लंबे समय में रेडिएशन धीरे धीरे कम हो जाएगा और हो सकता है कि तब वो नुकसान भी ना पहुंचाए। इस प्रोजेक्ट को अब फिनलैंड की न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी से आखिरी मंजूरी मिलने वाली है। इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में यह फैसिलिटी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी। इसके शुरू होते ही न्यूक्लियर वेस्ट के परमानेंट सॉल्यूशन को खोजने वाला फिनलैंड पहला देश बन जाएगा और इससे दूसरे देशों को भी अपने न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए नया रास्ता मिल सकता है।